Good afternoon, students. Welcome back. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. आवाज आ रही है? यस सर. चलिए, किस्मत हमारा कि फिर आपसे आज मिलने आ गए, वरना क्लास तो मंडे को था मेरा। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? No, sir. नो सर. चलिए, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की लेक्चर नंबर 2 के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? काफी प्यारा सा लेक्चर है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ चैप्टर है, फुल फंडा वाला चैप्टर है, और चैप्टर तो यूं स्टार्ट हो चुका और आगे आगे चैप्टर जैसे ही प्रोग्रेस करेगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मजा आ जाएगा. ओके, तो चलिए बढ़ा जाए. परमिशन आपका? Yes, sir. यस सर. चलिए बढ़ते हैं. ओके, बस एक ही बच्चे ने परमिशन दिया, बाकी ने नहीं दिया है. तो चलिए एक बार सब बोल दीजिए, हाँ बढ़ा जाए, तब मैं बढ़ूं. Yes, sir. अब चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर्स देख रहे थे और देखा था एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में. इस एक्सपेरिमेंट में क्या की खोज हुई थी, बता दो जल्दी मुझे. क्या सर खोज? इलेक्ट्रॉन. यस, इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था. किसने किया था? J.J. Thomson. जे थॉमसन ने किया था 1897 में. ओके, समय आगे बढ़ा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ और इस एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स में रदरफोर्ड ने लास्टली क्या का खोज किया था? प्रोटॉन. प्रोटॉन का खोज किया था. ओके, 1919 में रदरफोर्ड ने लास्टली प्रोटॉन का खोज कर लिया. ओके, एक छोटा सा यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि प्रोटॉन का खोज जब हुआ था तो इस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी गई थी? सर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, है ना? जब ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन भरा हुआ था तब जाके प्रोटॉन का खोज हुआ था. और ये वाला आपको याद है ही कि बेरिलियम के सीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया था, तब आपको कार्बन के साथ में एक न्यूट्रॉन मिली थी. और न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होती और थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से. तो ये सारे डिस्कशन लास्ट क्लास में हुई थी और हम लोगों ने एटम के अंदर का 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल के खोज को कर लिया था. कोई भी बच्चा आज क्लास में नया नहीं है ना? कोई बच्चा नया है क्या आज? एनीबॉडी? नो. तो हम लोगों ने एटम के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, उसका खोज कर लिया. इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए साइन यूज होता है ई, या आप इस तरह भी ई माइनस लिख सकते हो बच्चा. इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए ई और ई माइनस का इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके, प्रोटॉन को दिखलाने के लिए पी, या मुझे एक बात बताना, यदि मैं प्रोटॉन को इस तरह दर्शाऊं तो किसी को कोई दिक्कत क्या? नो सर. क्यों दिक्कत नहीं, बताइएगा मुझे. सर क्योंकि हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन में सर सिर्फ एक पॉजिटिव पार्टिकल बचता. एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होती है. और जब मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तब ना H पॉजिटिव बनेगा. ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये तो गया एक इलेक्ट्रॉन. तो चलिए, एक ही प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को दर्शाने के लिए H प्लस साइन का इस्तेमाल किया जा सकता है. न्यूट्रॉन को दर्शाने के लिए N या 0N1 भी लिखते हैं. ओके, इस तरह भी लिखा हुआ देखोगे आप कहीं पर. चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम मानते हैं. प्रोटॉन को चार्ज को +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है. ओके, अब देखो क्या, जैसे 100 पैसा का कितना रुपया होता है? सर 1 रुपया होता है. तो हम लोगों ने 100 पैसा को 1 रुपया मान लिया. ठीक उसी प्रकार हमने -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, माइनस साइन नहीं बोल रहा हूँ, बस ये वाला
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को हम लोग मान लिए 1 यूनिट चार्ज, ठीक है ना। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब को हम लोग मान लिए 1 यूनिट चार्ज। ओके, अब मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोल सकता हूँ, -1.6 है तो -1 चार्ज बोल सकता हूँ, -1 यूनिट चार्ज। प्रोटॉन के चार्ज को +1 और न्यूट्रॉन का 0। ओके, अंडरस्टूड। दिमाग में रखिएगा इसको। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को 1 यूनिट माने तो इलेक्ट्रॉन -1 यूनिट चार्ज, प्रोटॉन +1 यूनिट चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज। मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ओके, प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, न्यूट्रॉन की भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। यूं तो कैलकुलेशन के दौरान आप प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को सेम मान सकते हो फॉर कैलकुलेशन। मतलब कोई आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो तो प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को आप सेम मान लो, क्योंकि देखो डेसिमल के 2 प्लेस तक सेम रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा आप देखोगे तो न्यूट्रॉन हल्का भारी होता है, बट कैलकुलेशन के लिए आप सेम मान के चल सकते हो। गॉट इट। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है 3, ठीक है ना। चलिए देखो क्या हुआ। अब 3 इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल का तो खोज हो गया। अब विभिन्न साइंटिस्ट लोग जो दुनिया में हैं वो जुड़ गए ये चक्कर में कि ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल अरेंज्ड, ओके, अब उनको इसमें इंटरेस्ट आने लगा कि उसके अंदर में कैसे अरेंज है, चलो देखा जाए। तो सबसे पहले हमारे जे थॉमसन ने ही एटम का एक मॉडल लेके आया कि एटम कुछ ऐसा हो सकता है। 1897 में उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन का खोज ही किया था, जस्ट 1 साल बाद ही 1898 में वो आगे लेके एक मॉडल की एटम ऐसा हो सकता है। ओके, तो थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल क्या बोलता है देखते हैं, इनके मुताबिक एटम कैसा हो सकता है, चलो देखते हैं। देखिए जे थॉमसन के मुताबिक आप एटम को एक स्फीयर की तरह मानो। स्फीयर मतलब एक, चलो आप तरबूजा जानते हो ना, एटम को एक तरबूजा का जैसा मानो, ठीक है ना, जिसमें जो लाल लाल पोर्शन होता है ना, तरबूजे के अंदर में लाल लाल होती है, लाल लाल होती है, पूरे में बिखरी हुई होती है, तो उसको आप पॉजिटिव चार्ज मान लो। तो थॉमसन के मुताबिक हम एटम को एक तरबूजे का जैसा मान सकते हैं। तरबूजे के अंदर में रेड 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 जो पोर्शन होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, जो यूनिफॉर्मली पूरे में फैली रहती है ना। तरबूजा के अंदर में जो लाल वाला पोर्शन होता है वो पूरे में फैली होती है यूनिफॉर्मली। ओके, तो देखो कुछ ऐसा मान सकते हो, एक स्फीयर जिसमें रेड रेड पोर्शन को हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं। ओके, और आपका प्यारा सा इलेक्ट्रॉन जो थॉमसन ने खोज किया था, वो स्फीयर के बीच में, बोलने का मतलब तरबूजे के बीच में, जो तरबूजे का बीज जिस तरह से अटका होता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स अटके हुए रहे। तो थॉमसन का मॉडल आप एक तरबूजा मॉडल भी बोल सकते हो, जिसमें रेड वाला पोर्शन हो गया पॉजिटिव चार्ज और जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन बीच बीच में अटकी हुई है। ओके, तो ये थॉमसन का मॉडल था जो आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है। अब थॉमसन के मॉडल का सबसे बड़ा सक्सेस क्या था? हम सभी जानते हैं कि थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, हम सभी को मालूम है, बट थॉमसन के मॉडल का सक्सेस सबसे बड़ा क्या था? थॉमसन ने थियोरेटिकली ये चीज बताया, थियोरेटिकली बताया, कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। थियोरेटिकली ये बताया कि सब मिला के जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के अंदर में उतना ही ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब एटम न्यूट्रल होगी। तो जे थॉमसन के मॉडल का सबसे बड़ा सक्सेस ये था
कि एटम न्यूट्रल होगी, उसने बोला था, और एटम न्यूट्रल है आज के जमाने में भी, हम जानते हैं। ओके, अब थॉमसन का मॉडल क्यों फेल हो गया? क्यों फेल हुआ? सब कोई जानता है क्यों फेल हुआ। क्योंकि आज का जो मॉडर्न एटम, जितना हमें एटम का नॉलेज है, हमें मालूम है जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक छोटे से पॉइंट में प्रेजेंट होती है। और भैया थॉमसन ने बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरे एटम में। ये तो बिल्कुल गलत वाली बात थी ना। पॉजिटिव चार्ज तो एक छोटा सा जगह में है, बट थॉमसन ने बोल दिया कि पूरा में फैला हुआ है। तो ये एक डिफेक्ट था इनका। ये मॉडल, एटम में एक न्यूक्लियस जैसी चीज होती है, एटम में एक न्यूक्लियस जैसा चीज होता है, आप सभी को मालूम है। इसके बारे में कोई कहानी का बात नहीं किया। एटम के अंदर में न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट चीज है, उसका कोई बात थॉमसन ने किया। थॉमसन का मॉडल एक स्टैटिक मॉडल, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड मॉडल है जिसमें कोई भी चीज घूमती फिरती नहीं। बट मुझे एक बात बताओ, एटम में इलेक्ट्रॉन तो घूमता फिरता रहता है, घूमते यस रहती है। सर। तो थॉमसन का मॉडल का ये तो सबसे बड़ा डिफेक्ट हो गया कि इलेक्ट्रॉन को भी उसने माना कि बीज के जैसा अटका हुआ है, नहीं घूम रहा है। तो एटम इज अ डायनेमिक मॉडल जिसमें चीजें घूमती है, इलेक्ट्रॉन घूमती है। तो ये भी फेलियर था। तो ये 3 फेलियर जो थॉमसन के मॉडल को पूरी तरह से गड़बड़ बता रहा है। ओके, अब थॉमसन ने अपने मॉडल का नाम दिया था प्लम पडिंग मॉडल। अब प्लम पडिंग मतलब क्रिसमस के टाइम में वो केक आता है, आप लोग देखे हो? मतलब आप तो शौकिया सब केक खाते हैं क्रिसमस के टाइम में। क्रिसमस वाला केक देखे हो जो पूरा में मतलब क्या होता है, थोड़ा 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 फल रहता है, कुछ काजू किशमिश बिखरा रहता है चारों में, और केक यस रहता सर। है, आटा वाला केक रहता है, जो आटा की मैदा वाला केक रहता है। तो वो जो काजू किशमिश पूरे में बिखरा रहता है, वो हो गई इलेक्ट्रॉन, और वो जो आटा वाला पोर्शन है, मैदा वाला पोर्शन हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, तो थॉमसन इंग्लैंड का आदमी था, तो इंग्लैंड वाला बात किया था। हम लोग भारत के आदमी, तो तरबूजा के जैसा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। हाइड एंड सीक बिस्किट जो हम समझ रहे हो ना, वैसा मॉडल भी बोल सकते हो। हाइड एंड सीक बिस्किट देखे हो? यस सर। यस। हाइड यस एंड सर। सीक बिस्किट में क्या होता है, चॉकलेट क्या होता है, चॉकलेट जो रहता है, चॉकलेट छोटा छोटा चॉकलेट पूरे में बिखरा होता है। तो चॉकलेट जो पूरा बिखरा रहता है उसको हम क्या मान सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। 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 और जो बिस्कुट रहता है वो पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए ना। तो ये मॉडल यस सर। फेल हो गया। चलो, उतना इसमें एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम की चीज नहीं है। थॉमसन के मॉडल को आप देखो, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है, इनका लगता है चेहरा आपने देखा था लास्ट क्लास में। यस सर। यस सर। रथरफोर्ड। ओके, रथरफोर्ड ने फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ओके, बट जूनियर क्लास में सिर्फ यही पढ़ा दिया जाता है कि रथरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। बट आपको मैं बता दूं, इस एक्सपेरिमेंट में रथरफोर्ड के 2 असिस्टेंट, गाइगर, ये गाइगर है, और ये मार्टसन है। रथरफोर्ड के 2 असिस्टेंट का भी बहुत योगदान था इस एक्सपेरिमेंट में। तो इस एक्सपेरिमेंट को कभी काल रथरफोर्ड गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को कभी काल रथरफोर्ड गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ओके, आप सुनिएगा बात को मेरी ध्यान से। रथरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? रथरफोर्ड थॉमसन का बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और रथरफोर्ड चाहते थे ये प्रूव करना कि थॉमसन जो बोल रहा है वो सही है। रथरफोर्ड प्रूव करना चाहते थे कि थॉमसन जो बोल रहा है ये सही है, इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट रथरफोर्ड ने स्टार्ट इसलिए किया था कि वो थॉमसन के मॉडल को सही प्रूव करना चाहते थे। और चलिए देखते हैं क्या हुआ एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। देखो, रथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है एक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है। ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, साइंस के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट में एक न्यूक्लियस का खोज हुआ था, जो आप सभी को मालूम है कि इसी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में ही न्यूक्लियस का खोज हुआ था। ओके, चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ओके, सोचने का क्या बात था
कि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो उसने क्या सोचा था, मेरी बात को सुनना ध्यान से। ओके, आपने अल्फा पार्टिकल का नाम सुना है? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसी होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव Two चार्ज। positive. अल्फा पार्टिकल 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब, और अल्फा पार्टिकल काफी तेज चलता है, मतलब 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास चलती है। ओके, ये स्पीड होता है। तो रदरफोर्ड ने ये सोचा था कि, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं जो बोलूंगा। ओके, थॉमसन के मुताबिक पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, थोड़ा 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 पूरा में फैला हुआ है। ओके, मतलब हल्का 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 पॉजिटिव चार्ज सब जगह है। तो मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं कोई पॉजिटिव चार्ज को एटम से पास कर रहा हूं, ओके, तो क्या होना चाहिए? उसमें पॉजिटिव और एटम के अंदर में भी थोड़ा 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 पूरे में पॉजिटिव, पूरे में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, Reflection. रिपल्सन होगा ना। पॉजिटिव चार्ज में डालूंगा एटम के अंदर और एटम में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होना चाहिए था? रिपल्सन होगा। तो Repulsion. रिपल्सन होने से क्या होगा कि ये जो जब एटम के अंदर में घुसेगा ये पॉजिटिव चार्ज, तो हो सकता है कि हो सकता है कि ये अपना रास्ता से थोड़ा सा भटक जाए, हो सकता है कि नहीं? Yes. रिपल्सन होगा तो थोड़ा भटका देगा इसको अपने रास्ता से। यदि कोई चार्ज नहीं रहता तब तो स्ट्रेट पास हो जाता। कैथोड रे आपने देखा था ना, कैथोड रे क्या था? एकदम स्ट्रेट चल जा रहा Yes, था। sir. बट मैंने क्या किया था, जब मैंने पॉजिटिव प्लेट लगाया तो वो क्या हुआ था? इधर झुक गया था। यस सर। चलो ठीक वही कहानी है। पर एक बात मुझे बताना कि मान लो मैं ऐसे जो है पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे डाल रहा हूं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पास कर रहा हूं, तो पूरे में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। तो मतलब जो रिपल्सन होना चाहिए सब में इक्वल रिपल्सन होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि यस पॉजिटिव सर। पूरा में फैला हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो सब जगह थोड़ा थोड़ा है, तो रिपल्सन भी यदि कोई पॉजिटिव चार्ज घुस रहा है तो जितना सारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल घुसेगा सब में रिपल्सन इक्वल होना चाहिए। ओके, या ये भी बोल सकते हो कि हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज पूरे में, हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज पूरे में, और ये वाला अल्फा पार्टिकल पे तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा होता है ना, और इसमें तो हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि रिपल्सन ना भी हो, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल इतना स्पीड निकल रहा है, रिपल्सन ना भी हो, और यदि रिपल्सन हो भी तो सब में सेम रिपल्सन, ये रदरफोर्ड ने सोचा। ओके, बट जब एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया तो उनका दिमाग चकरा गया। जब एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया उनका दिमाग चकरा गया। ओके, आप सभी को मालूम है रदरफोर्ड ने अल्फा रेस को गोल्ड फॉइल पे डाला था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? No, sir. Yes, sir. No, sir. ये तो मालूम है कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, चलो बता देता हूँ थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। रदरफोर्ड ने गोल्ड का फॉइल यूज किया था, ये गोल्ड की फॉइल थी रास्ते में। गोल्ड का फॉइल इसलिए यूज किया था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट एटम्स के ऊपर करना चाहते थे, और गोल्ड अब एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था तो वो एटम कहीं से पकड़ के थोड़े ले आएंगे, एक तो एटम ले आएंगे, तो उनको कोई एलिमेंट ही लेना था, और उन्होंने एक ऐसा एलिमेंट चूज किया जिसकी पतली सीट बन सकती है। और गोल्ड से सबसे पतला सीट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर। Yes, ना? sir. तो ये माना जा सकता है कि गोल्ड का बहुत पतला सीट लिया था, मतलब मैं बता दूं ना कितना पतला था, आप समझ लो 0.6 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर, इतना पतला सीट लिया था। ओके, इतना पतला सीट। तो हम मान सकते हैं कि बहुत कम एटम है, हम लोग एक्सपेरिमेंट एटम के ही ऊपर कर रहे हैं, ये माना जा सकता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिया, तो अल्फा पार्टिकल्स यहां से आएगा। ओके, आ रहा है अल्फा पार्टिकल्स, एक अल्फा पार्टिकल, दो अल्फा पार्टिकल आते जा रहा है।
तब गोल्ड फॉइल पे मारा तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को देखा कि अक्सर अल्फा रे अनडिविएटेड पास हो रहे हैं, अनडिविएटेड पास हो रहा था अक्सर अल्फा रे। तो रदरफोर्ड को समझ आया कि ठीक है, चलो अल्फा पार्टिकल बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो एटम में तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा है, तो उसको उतना रिपल्सन नहीं दे पा रहा है और अनडिफ्लेक्टेड सब पार हो जा रहा है। आपको मालूम है, ये एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रदरफोर्ड ने अपने जो 2 असिस्टेंट गाइगर और मार्टसन थे, उनको अंधेरा रूम में बंद किया था। ओके, ये वाला जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। आपको मालूम है ना, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे कोई पार्टिकल हिट करता है तो साइन होता है। अरे मतलब मिनट के, मतलब साइन मतलब सेकंड से भी कम देर के होगा फिर साइन तो गायब हो जा रहा है। तो मतलब अंधेरा रूम में ये एक्सपेरिमेंट करना था और ये देखना था कि चमक कहाँ-कहाँ आ रहा है। तो रदरफोर्ड ने देखा कि अक्सर अल्फा पार्टिकल तो अनडिविएटेड पार हो रहे हैं। रदरफोर्ड ने नहीं, ऑब्जर्वेशन तो गाइगर और मार्टसन कर रहा था। रदरफोर्ड ने ये सेटअप कर दिया था और वो अपना फिर दूसरा काम में लगे हुए थे, बट गाइगर और मार्टसन देख रहे थे इस एक्सपेरिमेंट में क्या-क्या हो रहा है। 2 साल तक, विश्वास नहीं करोगे, लगभग 2 नहीं 1 से 1.5 साल तक यही देखा गया कि सब अल्फा पार्टिकल सीधे ही पार हो रहे हैं। तो गाइगर मार्टसन मतलब एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया, रदरफोर्ड को जाके बोला, क्या सर ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं बार-बार, सब तो स्ट्रेट पार हो रहा है, थॉमसन तो सही है बोला होगा कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में बिखरा हुआ है। तो रदरफोर्ड बोला, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करो ना, थोड़ा टाइम और लगाओ, काहे कि आँख को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना, अंधेरा रूम में, और साइन तो आता होगा एक पल के लिए, मतलब हिट किया, पड़ाक से साइन आया फिर गायब हो जाता होगा। हो सकता है कोई साइन आँख नहीं पकड़ पाता होगा। और अंधेरे रूम में उन लोग को उतना दिन इसलिए रखा था, मतलब दिन भर नहीं रखता था, मतलब 8 घंटा 10 घंटा अंधेरा रूम में उनको रहना पड़ता था, ताकि आँख एडजस्ट हो जाए उनका। साल 1.5 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद गाइगर और मार्टसन ने देखा कि एक साइन एकदम इधर मिल रही है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल भैया थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, थोड़ा और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो गाइगर मार्टसन दौड़ते-दौड़ते गया रदरफोर्ड के पास, बोला कि रदरफोर्ड भैया देखिए ना, ऐसा-ऐसा बात है, ये हेवी डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। रदरफोर्ड बोला, जा जा अंदर जा और कर एक्सपेरिमेंट कर। तो और एक्सपेरिमेंट करवाया उन लोगों से। तो जब और एक्सपेरिमेंट किया तो आँख तो उन लोग का एडजस्ट हो गया, तो और तब उन लोगों ने देखा कि हेवी डिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब मतलब समझ रहे हो ना, तो जाना तो स्ट्रेट था, बट इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रही है एकदम ऐसे आ जा रही है। तब तो और पगलाया, वो लोग गया रदरफोर्ड के पास, देखिए ना बहुत भयंकर ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब। तो रदरफोर्ड बोला कि और जाओ ना, देखो ना। तब और एक्सपेरिमेंट करते लास्टली, मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट 1911 में अपने अंत की ओर था, तो ये देखा गया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो एकदम पीछे रास्ता पकड़ रहा है, मतलब एकदम भाग जा रहा है एकदम पीछे। तो ये तो बड़ा अजीब बात था कि 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलने वाला कोई पार्टिकल एक पतला सा गोल्ड फॉइल से के सामने जाते के साथ एकदम पीछे रास्ता पकड़ ले रहा है। रदरफोर्ड ने अपने भाषा में एक बात बोला था उस दिन, कि जिस दिन गाइगर और मार्टसन ने ये बताया कि सर कुछ अल्फा पार्टिकल तो एकदम पीछे भाग जा रहा है, एकदम डायरेक्ट, मतलब जहां से आ रहा है एकदम वही रास्ते को पकड़ के 180 डिग्री पीछे भाग जा रहा है। तो रदरफोर्ड ने बोला था उस दिन कि ये वाला एक्सपेरिमेंट तो कुछ ऐसा है, मान लो कि बंदूक की गोली लो और बंदूक का गोली चलाओ, और टिश्यू पेपर जो हम लोग शादी वादी में मुंह पोंछते हैं ना, तो बंदूक का गोली उस पतला सा टिश्यू पेपर पे मारो और उस टिश्यू पेपर से टकरा के पीछे आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। पर एक्सपेरिमेंट में तो कुछ ऐसा ही हुआ है, एक्सपेरिमेंट में तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तब रदरफोर्ड को समझ आया एक कहानी, तब रदरफोर्ड को एक कहानी समझ आया, ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, ये जो थॉमसन मॉडल दिया है ये गड़बड़ मॉडल। तो उन्होंने बोला कि एटम थॉमसन का मॉडल के हिसाब से नहीं, एक्चुअली एटम में जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से पोजीशन पे है, इसलिए क्या होता है कि मेजर अल्फा पार्टिकल तो बिना कोई डिविएशन के पास हो जा रहे हैं,
मेजर अल्फा पार्टिकल बिना कोई डिविएशन के पास हो जा रहे हैं, क्योंकि एटम में अक्सर जगह खाली है। उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक छोटे से जगह पे, ओके। और जो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज के सामने से पार हो रहे थे, उनमें थोड़ा सा ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था। सामने से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और ये भी पॉजिटिव चार्ज जब सामने से गुजर रहा है तो भैया रिपल्सन हो रहा है, दूर भाग जा रहा है। जो अल्फा पार्टिकल ज्यादा सामने से पार हो रहा है तो उसमें थोड़ा हैवी रिपल्सन हो रहा है, और जो अल्फा पार्टिकल एकदम उस छोटे से पोर्शन के स्ट्रेट में पहुंच रहा है, भैया वो तो एकदम पीछे अपना रास्ता ले ले रहा है, बैक मार दे रहा है। काहे कि समझो इस बात को, थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है। अब रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से पॉइंट पे, तो क्या होगा जब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जैसे ही इसके सामने पहुंच रहा है तो सारा पॉजिटिव चार्ज तो यहीं पे है, मतलब हैवी पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे, इसलिए ना ये 2 पॉजिटिव वाला इसके सामने भी नहीं पहुंच पा रहा है, रिपल्सन मार के पीछे चला जा रहा है। समझिए बात को। तो यस रदरफोर्ड सर। को ये समझ आ गया कि भैया देखो, ये तो अच्छे से बना हुआ है डायग्राम, देखो ये समझ आ गया कि पॉजिटिव चार्ज तो एकदम बीच में है और अक्सर जगह एटम में खाली है, इसलिए अक्सर अल्फा रेज अनडिविएटेड पास हो रहे हैं। जो सामने से पार हो रहा है उसमें हल्का डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो उसके स्ट्रेट में जा रहा है वो तो भयंकर एकदम बैक मार रहा है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट से एक छोटी सी जगह का पता चला एटम में, जहां पे सारे प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। समझिए बात को। तो आपको मैं एक छोटा सा कहानी बता दे रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। मालूम है जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इतनी छोटी जगह पे है कि आप सोचो तो ऐसा, मान लो आपने कोई बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड देखा है ना, बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, ओके। यस सर। और उस फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में आप क्या करो, बालू होता है ना, बालू का एक छोटा सा कण उठाओ और एक बालू का टुकड़ा रख दो बीच में, तो वो फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा मान लो एटम है, समझ गए बात को। और प्रोटॉन सारा वही छोटा सा बालू के कण जैसा जगह पे प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी जगह पे प्रेजेंट है। इसलिए ना ये एक्सपेरिमेंट को करने में इतना टाइम लग गया, काहे कि जो पीछे आता था वो तो बहुत कम आते थे। अंडरस्टूड, मतलब बोलने का क्या था मालूम है, 20,000 में से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यदि जाएंगे तो उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल बैक मार रहा था, सिर्फ एक पार्टिकल बैक मार रहा था। तो मतलब क्या, एक ही पार्टिकल बैक मार रहा है तो उसका मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज है छोटे से जगह में है ना। अंडरस्टूड, तो ये तो था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। जो ऑब्जर्वेशन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अक्सर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे स्मॉल एंगल से, है ना। और 20,000 में से लगभग एक पार्टिकल, ये फ्यू पार्टिकल बोलना भी गलत है, 20,000 में से एक पार्टिकल, ठीक है ना, बाउंस ऑफ हो गया था सेंटर से, एकदम पीछे भाग गया था। तो आप तो ऑब्जर्वेशन लग से कंक्लूजन ड्रॉ ही कर सकते हो कि अक्सर जगह एटम में खाली है, पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अंडरस्टूड। तो थॉमसन ने बाद में मॉडल दिया, थॉमसन ने सॉरी रदरफोर्ड ने मॉडल दिया कि आप एटम को एक सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दिया, उसने एटम को उसने सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। आप सभी को मालूम है ना, सोलर सिस्टम में जो सूरज होता है घूमते रहता है, नो सर। सूरज फिक्स्ड रहती है, तो सन फिक्स्ड होती है और प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना। तो उन्होंने कंपेयर किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो रिवॉल्व करती है, घूमते रहती है फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे कि प्लैनेट के चारों ओर, मतलब सन के चारों ओर प्लैनेट घूमती है ना। समझिए बात को। तो इसको पढ़ लेना, सिंपल सा चीज लिखा हुआ है, ओके। चलो कुछ पॉइंट में अंडरलाइन कर देता हूँ, बट रटना उठना मत इस सब चीज को, ठीक है ना। आप 11th-12th में रटने के लिए नहीं आए हो, आप दिमाग लगाने के आए हो। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर, जिस प्रकार प्लैनेट रिवॉल्व करती है सूरज के चारों ओर। और जो रिवॉल्व करने का रास्ता है
ओके, वो सर्कुलर रास्ता है, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में घूम रही है वो एक सर्कुलर पाथ है, समझ गए। चलिए, ये मॉडल आ गया थॉमसन का। अब रथरफोर्ड का मॉडल। अब रथरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया। रथरफोर्ड का मॉडल काहे फेल हुआ, चलो देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। समझ आ गया रथरफोर्ड का मॉडल? Yes, sir. यस सर। इसमें समझने का क्या बात है, क्लास 9th में ही समझ के आते हो आप लोग। क्योंकि जिसने 11th 12th में साइंस लेने का सोचा है उसने तो मेहनत किया ही होगा पहले, फिर भी सिलेबस में है तो पढ़ना ही। चलिए, रथरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ, चलिए देखते हैं रथरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ। क्या एग्जांपल दूं, चलो ये वाला एग्जांपल देता हूँ, आप इतना तो फिजिक्स जानते ही हो। ओके, इलेक्ट्रॉन मानो घूम रहा है, तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, फिर घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा, फिर घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर हो गई। जब यहाँ पे आ गया तो इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर हो गई। जब यहाँ पे है तो इस ओर जा रहा है ना मोशन की डायरेक्शन। तो मुझे एक बात Yes, sir. बताओ, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो वेलोसिटी बदलती है कि नहीं बदलती है? यस सर। पढ़े हो ना कि यदि डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी बदल जाता है, आपने जूनियर क्लास 10th में पढ़ा Yes, sir. होगा। Yes. यस सर। Yes. sir. तो मान लो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ v3 है, यहाँ v4 है। तो जब वेलोसिटी बदल रहा है तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं? Yes, sir. एक्सेलरेशन मालूम है ना, एक्सेलरेशन जब होती है तो यस सर। वेलोसिटी चेंज होती है, यस सर। एक्सेलरेटेड मोशन है। अब मुझे एक बात बताओ, गाड़ी में जब आप एक्सेलरेटर देते हो, दबाते हो एक्सेलरेटर को एकदम चाइन मतलब भयंकर तरह से, तो तेल ज्यादा जलता है या कम जलता है? Sir, ज्यादा. से ज्यादा। ज्यादा जलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। जब घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ एनर्जी होगा। जब घूमते 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 उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? होगी, Yes, यस sir. सर। है ना। जैसे मेरे शरीर में कुछ एनर्जी है, हमको तुम बोल दिया कि सर आप एक काम कीजिए, ग्राउंड का ना चक्कर मारिए, आपको खाना पीना कुछ न देंगे। तो ठीक है, हम चक्कर मारना शुरू किए, चक्कर मारे, एक चक्कर मारे थोड़ा थके, दो चक्कर मारे थके, तीसरा चक्कर और थके, लास्टली चौथा पांचवा चक्कर में क्या होगा, मतलब हमको 24 घंटा यदि घूमना पड़ा तो क्या होगा, लास्टली गिर जाएंगे, हम गिरेंगे कि नहीं, यस सर। है ना। तो मान लो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसकी एनर्जी रेडिएट आउट होगी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जब एनर्जी कम होते जाएगी, न्यूक्लियस बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ थोड़ा खींच लेगा। जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म हो कम होगी, जब और एनर्जी कम होगी तो और खींच लेगा और खींच लेगा और खींच लेगा, और लास्टली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाके कोलैप्स हो जाएगा। टकरा जाएगा जाके। अब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो एटम में ब्लास्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस से टकराता है तो ब्लास्ट तो होना ही है, तो एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। बट मुझे एक बात बताओ, मैं मैटर से बना हुआ, मैं मैटर हूं ना, मैं भी एटम से बना हुआ, मैं ब्लास्ट कर रहा हूँ क्या? नहीं। आपकी जो मोबाइल है वो ब्लास्ट कर रही है? नहीं ब्लास्ट कर रही। एटम स्टेबल चीज होता है ना, एटम ब्लास्ट तो नहीं ना होता है कि नहीं। तो रथरफोर्ड का मॉडल ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया, न्यूक्लियर कोलैप्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमते घूमते वो एनर्जी काहे नहीं लूज कर दे, और इतना एनर्जी उसका कम हो जाएगा कि जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है वो उसको खींच लेगा पूरा तरफ से अपने अंदर, और अपने अंदर में खींच लिया तो खत्म हो गया एटम का एग्जिस्टेंस। तो ये चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इन चीज को बाद में नील बोर ने एक्सप्लेन किया। ओके, तो रथरफोर्ड के मॉडल के बहुत सारे डिफेक्ट है, अब सारा डिफेक्ट आप लोग अभी समझ भी नहीं पाओगे, बट ये समझ लो कि हाँ, पहला चीज की न्यूक्लियर कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा ये चीज भी नहीं एक्सप्लेन किया था कि यदि मतलब मानो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था रथरफोर्ड। ओके, तो ये सब कुछ कारण थे रथरफोर्ड के मॉडल का, जो रथरफोर्ड का मॉडल हो गया फेल। ओके, बाद में मैं आपको बता दूं, नील बोर आए, और नील बोर एक बहुत अच्छा
स्टूडेंट था, साइंटिस्ट तो है ही, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे वो जब पढ़ाई करते थे, और अपना ट्रेनिंग का आधा समय उन्होंने रथरफोर्ड के साथ बिताया था और आधा समय थॉमसन के साथ बिताया। जो विदेश में आप लोग पढ़ने जब जाओगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो वहां पे समर इंटर्नशिप होती है। समर के महीना में घर में आके मस्ती नहीं करता बच्चा लोग, समर के महीना में कोई बड़ा साइंटिस्ट के पास चल जाता है और वहां पे वो लोग कुछ रिसर्च सीखता है। तो वही रथरफोर्ड ने किया, सॉरी वही नील बोर ने किया था। थॉमसन के साथ भी समय बिताया, साथ में रथरफोर्ड के साथ भी समय बिताया, और अपना मॉडल को डेवलप करने में इन सब से बहुत सी सीखा और फिर अपने मॉडल को दिया। तो चलो वो सब देखेंगे बाद में कि नील बोर ने क्या सारे इम्प्रूवमेंट किए ताकि रथरफोर्ड के मॉडल के डिफेक्ट को दूर किया था, वो बाद में देखेंगे, ठीक। पर चलो थोड़ा सा इतना पढ़ा दिए तो आपके भी थोड़ा नॉलेज को देख लेते कि आप कितना सीख रहे हो, थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लेते पहले, सिंपल क्वेश्चन कर लेते, क्विक रिकैप जितना अभी तक पढ़े। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था कौन? जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन का पूरा नाम किसी को मालूम है क्या? पता करके आना है। बोलो बेटा। जॉन। मुझे ध्यान नहीं है, बट आप लोग चलो आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया, पता करके आना, ठीक है। 1897 में जे थॉमसन के बारे में पढ़ना। बहुत भयंकर आदमी थे, 16 साल के 17 साल की उम्र में तो प्रिंसिपल बन गए थे एक स्कूल का। ये पढ़ना थॉमसन के बारे में, मजा आएगा, ठीक है ना। भले थॉमसन सबका मॉडल फेल हो गया, बट इन लोगों ने साइंस को बहुत कुछ दिया है। गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड इन रथरफोर्ड मॉडल। गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया गया था रथरफोर्ड के मॉडल में? उसको बहुत सर हाईली डक्टाइल। मैलिएबल, डक्टाइल नहीं। malleable। डक्टाइल तो तार बनाना होगा, मैलिएबिलिटी काफी हाई रहती है। ओके, दूसरा नोबल मेटल। देखो नोबल मेटल बोलने का मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करता जल्दी, आपको मालूम है ना। और रथरफोर्ड को ये बात मालूम था कि ये एक्सपेरिमेंट एक दिन दो दिन में नहीं होने वाला है, ये एक्सपेरिमेंट में समय लगेगा। और यदि रथरफोर्ड लोहा यूज करता तो समय के साथ लोहा में रस्टिंग होता, तो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में भी चेंजिंग आते। तो रथरफोर्ड एक ऐसा मेटल यूज किए हैं जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में चेंजेस ना आए। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज सर 1.160217664 into 10 to the power minus 19। वेरी गुड, बट आपने मुझे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया, मैं आपसे एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा हूँ। एक मोल समझते हो ना कितना होता है? Yes sir, 6.022 into 10 to the power 23। हाँ ठीक है, और वेरी गुड, आपने इतना इंफॉर्मेशन दिमाग में रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि 5 डिजिट तक आपने इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को याद रखा है। गुड बेटा, क्या नाम है आपका? सर विवेक कुमार। विवेक, गुड बेटा। अच्छा, तो आपने जो वैल्यू बताया तो वो एक का है, तो इतने सारे से इंटू कर देंगे तो मुझे क्या के मिल जाएंगी? एक मोल के मिल जाएंगी, है कि नहीं? तो एक मोल का रफली आता है बेटा 96500 कूलम, रफली। एग्जैक्ट ये नहीं आता, इसे थोड़ा कम आता है, बट हम रफली इतना मानते हैं क्या, ताकि कैलकुलेशन हम लोग कर पाए। और इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। 96,500 कूलम को 1 फैराडे बोला जाता है, 1 फैराडे, है ना। ड्रॉबैक ऑफ प्लम पडिंग मॉडल मालूम है ना, क्या होना चाहिए? प्लम पडिंग मॉडल का ड्रॉबैक, प्लम पडिंग मॉडल वही थॉमसन का मॉडल, यही बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है ना, स्टैटिक मॉडल है, यही ड्रॉबैक थी ना इसकी। स्टैटिक मॉडल मतलब इलेक्ट्रॉन सर न्यूक्लियस का मेंशन नहीं था, है ना, और पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब डिफेक्ट था, वो आप जानते ही हो। ड्रॉबैक ऑफ रथरफोर्ड मॉडल मालूम है ना, न्यूक्लियर कोलैप्स इत्यादि को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। छठा क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना, ये रहने दो, इसमें आपका दिमाग थोड़ा चकराएगा, बताऊंगा अभी। कुछ और क्वेश्चन बनाओगे? चलो यस सर। बताओ क्या होगा आंसर।
Anode. Electrical discharge carried out in the modified cathode ray led to the discovery of positive charge particle. थॉमसन का जो ट्यूब था उसमें मतलब थोड़ा सा चेंज करोगे तो कौन से पार्टिकल का खोज हुआ था? एनोड सर। सभी कैनाल रेज, एनोड रेज या कैनाल रेज, याद आया? नहीं याद आया? Yes sir. यस दिखाने की जरूरत नहीं है ना, देख लो देख लो देख लो, यही ना मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि थॉमसनी का मॉडल जैसा ही था, उसमें थोड़ा चेंज किया तब जाके कैनाल रेज या जिसको एनोड रेज बोलते हैं उसका खोज हुआ है कि नहीं? चलो यस अब कहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The smallest and सबसे हल्का पॉजिटिव आयन obtained from hydrogen are called as Electron. क्या? प्रोटॉन। हाइड्रोजन। Proton. Which of the following have no neutron? इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन। Protonium. हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन Protonium. नहीं होती है, सही है। 1H1 है ना हाइड्रोजन में, ठीक है ना, ठीक है। इसका आंसर आप प्रोटियम भी बोल सकते हो क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है 3 आइसोटोप होते हैं, है ना, पढ़ा है ये वाला, Yes, sir. ठीक है ना। 1 प्रोटियम में Yes. मास ऑफ न्यूट्रॉन किस ऑर्डर का होता है? 9.1 into 10 to the power, sorry 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे आप? बोलो। देखो ये क्वेश्चन बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का पूछा है, ठीक है, गॉट इट। तो चार्ज बाय मास रेशियो पूछा है, ध्यान से देखिएगा, इसका किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, प्रोटॉन का, अल्फा पार्टिकल का, न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। चार्ज, चार्ज बाय मास, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, ओके। और 0 को डिवाइड किए, न्यूट्रॉन का मास को आप मान सकते हो प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन के मास को हम लोग प्रोटॉन के मास के बराबर मान सकते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो तो 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे हल्का तो Yes. सबसे छोटा E/m रेशियो तो Neutron. न्यूट्रॉन का होगा। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होती है? देखो हीलियम 24 मतलब, और उसमें से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल पे मान लिया मैं 2 यूनिट चार्ज है, ओके। चार्ज बाय मास तो 2 यूनिट चार्ज है। मास क्या होती है इसमें? कितनी है? 4. 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो 4 पार्टिकल्स है टोटल। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन में मास मान सकता हूँ 4 प्रोटॉन के मास के बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। No. नो का मास बराबर है तो 1/2 आ गई, ठीक है ना। प्रोटॉन की चार्ज कितनी होती है? 1 यूनिट चार्ज मान सकते हैं प्रोटॉन पे, है ना, ओके। पी पॉजिटिव होती है ना, Yes, sir. 1 यूनिट चार्ज, और मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, बट चलो माइनस, हम लोग E/m का मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, मतलब वो माइनस साइन वाइन से हमें मतलब नहीं है, हमें वैल्यू से मतलब है, किसका वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी -1 होता है, बट हम 1 यूनिट चार्ज मान रहे हैं तो 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइडेड बाय me। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटा सा मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर दूं। मैं 100 को 1 से डिवाइड करूं और 100 को 50 से डिवाइड करूं तो किस केस में बड़ा वैल्यू आएगा? So 50. जब Let's say छोटा, 100. सो 1 से 1 1 sir. 1. जब छोटा से डिवाइड करेंगे तब बड़ा वैल्यू आएगा ना। Yes sir. तो मुझे एक बात बताओ, ये तो सबसे हल्का हो गया, ये समझ आया, ठीक है ना। Yes. और यदि मैं बड़ा से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू छोटा आएगा, तो ये दोनों केस में हम कंपेयर कर लेते हैं। पहले 1 और 1 दोनों ऊपर में है,
2mp और mp, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में किसका E/m कम होगा? अल्फा। अल्फा का होगा, है ना? Yes, क्या बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं ना, 2mp, बड़ा से, ज्यादा बड़ा से डिवाइड करोगे तो छोटा वैल्यू आएगा। और फिर नेक्स्ट ये वाला आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, बहुत कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो आंसर आपका बी होगा, न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ आई ये क्वेश्चन? यस सर। थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, ओके। नहीं दिमाग चला यदि आपका तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना आप लोग, ठीक है? चलिए अब नहीं क्वेश्चन, अब चलो थोड़ा आगे पढ़ाई करते हैं। नहीं और थोड़ा क्वेश्चन है, बनाएगा, बनाओ। According to Thomson model of an atom, mass of an atom is assumed to be, mass of an atom, थॉमसन के मुताबिक, उस जमाने में न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था और इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होती है, तो थॉमसन के मुताबिक मास कैसा था? सर यूनिफॉर्मली। Sir, uniformly distributed over the atom. वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा बालक को बताओ? Which of the following is are correct? Correct पूछा है। सेटी All of the above. Good बेटा। Sir, नाम all- क्या है बेटा? All of B. चलो चलो बहुत अच्छा, मतलब आप लोग अच्छे बच्चे हो, मेहनत करने वाले हो। आप लोग कोई मेडिकल नहीं ले रहे हो ना? चलो सब इंजीनियर्स हैं हमारे साथ में। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिवाइडेड पास हुआ था, सही बात है। कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ था, 20,000 में एक बैक मारा था 180 वाला था वो। The charge on the proton is equal to the charge on the electron is opposite. सर बी, अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ए और बी दोनों नहीं मिला के both A and B. है ना, इक्वल, तो चार्ज तो इक्वल होता है, चार्ज का वैल्यू, बट चार्ज अपोजिट भी होता है। दोनों बोल सकते हैं क्या? यस। इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा ये नहीं, अभी पढ़ाई और होगा तब आगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बनाना जरूरी है बेटा। देखो जानते हो क्या होता है, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ। देखो आप लोग जब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मानो IIT में भी पहुंच जाते हो ना, तो वहां पे भी आपका सिलेबस वही रहेगा जो आज से 40 साल पहले पढ़ाया जाता था, या जो 40 साल पहले अप्लाई हो चुकी है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। भारत के सिलेबस में यही प्रॉब्लम कि वही चीज पढ़ाया जाएगा जो 40 इयर्स अप्लाइड है, बट वो थ्योरी बदलने वाली नहीं है, थ्योरी तो वही रहेगा। आज जो मैं चीज आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, आप इंडिया के कोई भी टीचर से पढ़ लो, आपको यही चीज पढ़ाएगा। हाँ थोड़ा समझाने का ढंग अलग होता है सबका, बट आपको IIT या कोई भी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद सीखना क्या है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। जो चीज आप पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट को लगा के किस तरह कुछ नया चीज बनाओ जिससे संसार को बेनिफिट हो, ये दुनिया आगे जाए। आपकी सक्सेस फिर उसी से डिफाइन होगी। सुन लो मेरी बात को, आज मैं कुछ गोल्डन वर्ड्स बोल रहा हूँ, दिमाग में आ गया तो सुन लो। आप इंजीनियर बन जाओगे, आप IIT से भी पास कर लो मान लो, तब भी आपका नाम उतना नहीं जाना जाएगा। बट यदि आप IIT में जाने के बाद जो चीज पढ़े और उस कॉन्सेप्ट को लगा के कुछ ऐसा नया चीज बनाए जिससे संसार को फायदा हो रहा है, संसार आगे जा रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, तब आप बड़े कहलाओगे। पैसा कमाना एक बड़ी बात नहीं है, आप लोग सब लाइफ में बहुत सेटल्ड रहोगे, इसका चिंता नहीं है कि लाइफ में सेटल नहीं रहोगे, एक अच्छा जीवन जी लोगे, बट आप इस संसार के लिए क्या करोगे वो मैटर करेगी एट द एंड ऑफ द डे। तो जो चीज आप वहां पढ़ोगे उसकी एप्लीकेशन जरूरी है, उस थ्योरी की कितनी एप्लीकेशन है। और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, और क्वेश्चन जो रहता है ना आपके थ्योरी का एप्लीकेशन रहता है कि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करके ये क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। और जब आप क्वेश्चन बनाना सीखते हो ना, तब आप एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट सीखते हो, और वही पढ़ाई का मेन मकसद है। यहाँ पे 9-10 वाली कहानी नहीं है। 9-10 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं रटते जा रहे हैं, हाउ 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 पढ़ते जा रहे हैं, दिस इज दैट। बट 11-12 का कहानी है वाई, ये चीज क्यों हो रही है।
तो ये आंसर हर जगह आपको पूछना है, ये चीज क्यों हो रहा है। जिस दिन वाई करना सीख गए ना, बस सक्सेस डिफाइंड है। तो क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे। ओके, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा जरूरी है। कहीं आपको इस तरह लिखा हुआ दिखे मिले तो ये वाला सिंबल ऑफ एलिमेंट बताता है। कौन से एलिमेंट का सिंबल बता रहा, बता दे मुझे। कार्बन। सर कार्बन। कार्बन। जो ऊपर में लिखा रहता है वो मास नंबर बताता है। मास नंबर होता है सब मिला के कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके अंदर में, ठीक है ना। मास नंबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, गॉट इट। और ये वाला होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होती है आपकी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है ना, और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो यदि न्यूट्रल एटम है। ओके, तो ये तो मालूम है आप लोगों को। आप मुझे एक बात बताओ, कोई आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने बोला तो आप क्या को क्या से माइनस करोगे। तो प्रोटॉन को मास से। हाँ, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर होती है प्रोटॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, मास नंबर से एटॉमिक एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। जेड एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होती है, ठीक है, समझ गया ना। चलिए, चलो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन बना लेने हैं। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन भी आपसे छूटने नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी के। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन। दिख रहा है ना बेटा क्या लिखा हुआ, 3580। सर Yes, न्यूटन sir. यस सर। नहीं दिख रहा प्रोटॉन है, 35 इलेक्ट्रॉन 35। लिख दिया 3580। चलो, प्रोटॉन 35 है, इलेक्ट्रॉन उसके बराबर होती है, न्यूट्रॉन कितनी होगी 45। 80 माइनस 35 45। सर प्रोटॉन भी 35। हाँ तो बोले तो प्रोटॉन 35 इलेक्ट्रॉन 30, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन भी 35। हाँ, न्यूट्रॉन 45। ये वाले क्वेश्चन का सही आंसर बताना, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो, ऐसे आंसर मत देना। क्या हो बोलो। सर ऑप्शन बी। सर सी। हम्म, सर सी। क्या बोल रहे हो, सी। सी। हाँ, सी राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा बेटा। देखो सर ध्यान, सी। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी चीज में है 18, 16 और 16। प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर, आपको मालूम है ना, प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर जो सबसे नीचे में लिखी जाती है, जो 16 दिया हुआ है। तो चलो जो भी है, प्रोटॉन 16 है तो आप सभी को मालूम है कि सल्फर ही है ना, एटॉमिक नंबर 16 सल्फर की होती है। यस आप बोला क्या है, न्यूट्रॉन भी 16 है, तो न्यूट्रॉन क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर देते हैं तो मास नंबर आता है, तो ऊपर में 32 लिख देंगे, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है। 16 होना चाहिए था बट 18 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 2 माइनस, ठीक है ना, समझ गया। चलिए, दिस इज द स्टोरी। चलिए, आप आ जाओ, कुछ अच्छे अच्छे डिस्कशन जो शायद आप दो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप बताओगे मुझे क्या होगा। ये आपके पास्ट नॉलेज को मैं चेक कर रहा हूँ, साइंस आपने कितना पढ़ा है। Atoms of dash element having same dash number but different dash number.
आइसोटोप, same element having same बोलिए। चलो एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आपकी आइडिया थोड़ी क्लियर हो जाए। ये एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। atom of same element having same atomic number but different mass number. आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, Different mass number. Mass Mass number. है ना। एटॉमिक नंबर सेम है, देखो क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट। और एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, यदि इसमें प्रोटॉन का बात करूं या इलेक्ट्रॉन का बात करूं, तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन तो एक एक, बट न्यूट्रॉन का मैं बात करूं तो पहला वाला में न्यूट्रॉन कितना है, 0, दूसरा वाला में One. 1 दूसरा, इसमें 2 ओके। ठीक इसी प्रकार इसमें बात करूं तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 17 और 17, है ना। और यदि मैं न्यूट्रॉन का बात करूं तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 15 18 ना होगा, So, 35 से 18 17, 18 और इसमें 20 तो मैं डेफिनेशन को कुछ इस तरह लिख सकता हूं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या मैं लिख सकता हूं, Yes sir. लिख सकता हूं, कोई फर्क Yes, नहीं sir. पड़ता। देखो अब मैं बोलूंगा कि ये तो मतलब बेवकूफी वाला ही बात है ना, यदि मैं डेफिनेशन में ये बोल रहा हूँ कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अरे दुनिया जानता है यदि एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगी, एटॉमिक नंबर तो यूनिक क्वालिटी होती है ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट थोड़ी हो सकती है ना। तो डेफिनेशन को बोलो कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, बहुत अच्छा बात है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बहुत अच्छी बात है। बट ये वाला हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं तो गधा वाला बात कर रहे हैं, काहे की एटॉमिक नंबर तो सेम एलिमेंट है तो भैया सेम रहना ही है। आपको मालूम है ना कि एटॉमिक नंबर एक यूनिक क्वालिटी होती है। क्या दुनिया में कोई दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, no sir. No, sir. उसी प्रकार मैं बात करूं यहाँ पे आइसोबार्स का, तो आइसोबार का डेफिनेशन क्या होगा, बता जल्दी। Atom Sir, of different Atom of element element having same mass. same number. mass number. एटम ऑफ An Different element element. having same atomic number. mass number. Mass Mass number. number. Mass number. मास नंबर, ठीक है ना, ये ऊपर वाला सेम होता है। आइसोटोन्स ये आपने नहीं सुना होगा, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे पकड़ने का कोशिश करना कि मैं क्या चीज सेम बोलना चाहता हूँ। सब में क्या सेम नजर आ रहे हैं आपको, Sir, number of neutron. Proton. Proton. Yes. Yes sir. Neutron. आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ आ रही है ना, 30 से 40 माइनस करोगे तो कितनी आएगी, 16 16 16। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब वो सारी चीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये सब दिमाग में रखना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में घुसा देता है ये सब वर्ड को तो बच्चा फंस जाता है फिर वहां पे। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि देखो मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम प्लस, मैंने एक एग्जांपल लिया Mg2 प्लस, मैंने एग्जांपल लिया F माइनस फ्लोराइड माइनस, मैंने एग्जांपल लिया O2 माइनस, मैंने एग्जांपल लिया Al3 प्लस। मुझे बताना तो इन सब में आपको क्या सेम लग रहा है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। 11 एटॉमिक नंबर है, एक पॉजिटिव चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 12 होना चाहिए था, 2 पॉजिटिव निकल गया. 2 Sir, इलेक्ट्रॉन सबका इलेक्ट्रॉन सेम है ना, 9 होना चाहिए था, एक माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया। 10 8 होना चाहिए था, 2 आया अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन। 10 13 होना चाहिए था, 3 निकल गया, 3 प्लस है तो 10। 10. तो ऐसे ग्रुप ऑफ
एटम्स या आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। आइसो डायाफियर्स, ये तो बिल्कुल नहीं सुने होंगे। एलिमेंट्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, नाइट्रोजन 714 एंड ऑक्सीजन 816। बच्चों मुझे बताना आप कि नाइट्रोजन में कितने हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन? 7। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है? 8। इसमें कितने प्रोटॉन है? 7। इसमें कितने प्रोटॉन है? 8। हाँ, अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 0। इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितने हैं? 0। तो ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहता है उनको आइसो डायाफियर्स बोलते हैं, ठीक है ना। आइसोस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोस्टर्स होता है सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन और एटम सेम रहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया एक एग्जांपल और एक N2O लिया एग्जांपल। मुझे बता कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम है और N2O में कितने एटम्स है? सर कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम और 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 3 एटम्स है। इसमें 2 Yes, sir. नाइट्रोजन, और उसमें 3। यस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 16, 8 16 ठीक है ना। 16 और 20 23। 20 नाइट्रोजन 7 7 7 14 8 22। तो नंबर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं? यस तो यही कुछ कहानी है। चलो ये सम बना लो, क्या होगा इसका आंसर बता दो। सम बनाओ, मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसका। आइसो न्यूट्रॉनिक है, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जल्दी। सर 33 33 सही आंसर है। देखो बोला गया 2 न्यूक्लियाइड्स, मतलब 2 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का बात हो रहा है, ओके, ए और बी। उनकी न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियाइड्स न्यूक्लियस की बोल रहे हैं, उनकी न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है ना, ए और बी। एक का मास नंबर है 76, क्योंकि एटम की मास टोटली किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियस पे ही ना डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन का तो मास ना यस सर। ए का मास 76 दिया हुआ है, बी का मास 77 दिया है। यदि ए का एटॉमिक नंबर बोल रहा है 32 है और बी का एटॉमिक नंबर पूछा है आपसे, तो क्या दिक्कत है? दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, तो 76 माइनस 32 क्या देगा हमें? सर 44। 44 प्लस न्यूट्रॉन, और ये वाला सिर्फ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से सिर्फ प्रोटॉन निकाल दोगे तो भैया आपको न्यूट्रॉन ही मिलेगा ना, है कि नहीं? यस तो यस सर। 76 माइनस 32 किए, 77 माइनस इसका मान लेते हैं x है, तो x क्या है? एटॉमिक नंबर ही है, तो x तो आप आराम से निकाल सकते हो, है कि नहीं? कितना आ रहा है x सॉल्व करने के बाद? सर 33। 33 आ रहा है कि नहीं? चलो यस सर। बना देना, हो जाएगी ना? यस यस। आज ये तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, बट एक छोटा सा आपके दिमाग में सोच डाल दूंगा, पर चलो वो सोच डालते हैं।
से क्वेश्चन एक दो दिखा देते पहले, जो पढ़े हो उससे क्वेश्चन कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर मॉडल तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आज नहीं। Bohr चलो model of an atom. बोलिएगा क्या होगा। Mass number of an atom A is equal to Total number of total number of nucleon. A. Yes, sir. मास नंबर ऑफ एन एटम इज A is equal to total number of nucleons. Nucleons मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बोलते हैं, ठीक है ना। Neutron. न्यूट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन भी चाहिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों को मिला। एटम atom with same mass number but different atomic number are called हाँ क्या होगा आंसर बताइएगा। Same mass number but different atomic. isotope. Isobars. Isobars. Isotope. Isobars. Isobar. Isobar. isobar sir. सेम मास नंबर, हाँ आइसोबार ना क्या है। Isobar. Isobar. प्रोटियम होता है, Protium. Protium. प्रोटियम होता है, ये जान लो कि Protium sir. प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्यूट्रियम में प्रोटियम सबसे अधिक रहती है। ये कौन सा है? Isotopes. 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 ये तो हो गया ना, ये बनाए ना हम लोग। Yes, sir. Canal de. मीट Yes. मीट कैसे हुई? अभी हम लोगों ने बना, एक सेकंड रुकना बेटा। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है। नील बोर का मॉडल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप लोग जूनियर क्लास में जो पढ़ के आते हो कि नील बोर का मॉडल सब जगह लगा देते हो, तो नील बोर का मॉडल सब जगह नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि नील बोर की मॉडल काफी लिमिटेड मॉडल थी, वो सिर्फ उसी जगह लग सकती है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होगा तभी नील बोर का मॉडल लगता है। पर चलिए वो सारे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होंगे। तो आज जितना पढ़ाया पढ़ लेना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए थैंक यू, Thank you sir. Thank you sir. बाय बाय।